नमस्कार, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून से ये खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत आजीविका, मानव और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने पर एसडीजी गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें, उत्तराखंड में स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, नागरिक शोध एवं अकादमिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। साथ ही समाज में दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रेरित कर सकती हैं। इस दौरान सीएम ने अवार्ड पाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए इसी तरह से सतत कार्यक्रम करते रहेंगे। वहीं चयनित व्यक्तियों और संस्थानों से सीएम धामी ने अनुरोध किया है कि सरकार एक व्यवस्था है और इसमें आपका योगदान जरूरी है, इसलिए उत्तराखंड का समग्र विकास होने और करने के लिए सभी को आगे आना होगा और एक विकास की ओर बढ़ाना होगा कदम। बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने जो एसडीजी को लागू किया था, मतलब लेकर आए थे लोग, 17 गोल्स हैं। उन सारे गोल्स, 17 गोल में 17 सेक्टर मान लें आप। हर सेक्टर से में जो उत्तराखंड के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहे हैं, गोल्स की प्राप्ति के लिए योजनाएं किस प्रकार से बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ये तो करने के साथ साथ तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लोगों के का जो प्रोस्पेरिटी है, लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं हर सेक्टर के लोगों पे। और हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, जिसका आयोजन 11 और 12 जून को किया जाएगा, जिसमें देश भर से 300 से अधिक संत और महात्मा शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश ने बताया कि घर वापसी, कुटुंब प्रबोधन और जातियों के बीच अंतर को कम किया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अगले साल की योजना पर संत मंथन करेंगे। आपको बता दें, ज्ञान वापी, कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल होने जा रही बैठक जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद का, जो कल की बैठक में, क्योंकि हिंदू समाज, सनातन समाज, विश्व हिंदू परिषद हमेशा संतों के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में कार्य करता चला आ रहा है, उसी विचारधारा से यह प्रतिवर्ष होने वाला एक बैठक है। और 11 और 12 तारीख में जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है, उसमें वर्ष की आगामी योजनाएं तय होंगी, जिसके मार्गदर्शन में, संतों के मार्गदर्शन में, संतों के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद एक वर्ष कार्य करेगा। विश्व हिंदू परिषद की पूज्य संतों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक परंपरागत जून के महीने में गंगा दशहरा के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में होती ही है। हर प्रांत के पूज्य संत आते हैं, चिंतन मनन होता है, आगे के 6 महीने का विचार, क्या क्या विषय समाज के लिए आवश्यक है। हरिद्वार के निर्मला छावनी में निर्मल अस्पताल का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि अस्पतालों का निर्माण समय की जरूरत के अनुसार और निर्मल अखाड़े के लिए बनाए जाने से स्थानीय जनता के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अस्पताल निर्माण के लिए निर्मल अखाड़े के संतों को शुभकामनाएं दी हैं।
पूज्य अरविंद पुरी महाराज जी हमारे बीच, जिनके सानिध्य में आज ये उत्सव हो रहा है। उत्तराखंड में जितनी यहाँ की आबादी है उससे कई गुना ज़्यादा देश और दुनिया के लोग यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन के लिए आते हैं। निर्मल अखाड़ा हमेशा निर्माण का काम करता रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निर्मल अखाड़ा लंबे समय से यहाँ उत्तराखंड की धरती पर काम कर रहा है। खुश हूँ कि आप लोग जानते हैं निर्मल अखाड़ा द्वारा एक अस्पताल का लोकार्पण हुआ है और जैसे बार बार कहा जा रहा है हमारा जो संस्कार है नर सेवा नारायण सेवा, उसके तहत एक और कड़ी जुड़ी है और मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार में एक और अस्पताल आज से काम करेगा। बहुत आवश्यकता है स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तराखंड को, हरिद्वार को बहुत आवश्यकता है और मुझे बहुत खुशी है कि संतों ने ये निर्णय लिया कि एक और अस्पताल हरिद्वार और हरिद्वार की जनता साथ ही साथ उत्तराखंड और देश की जनता को समर्पित करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आधुनिक सुविधाएं हैं सभी लोगों को वो प्रदान की जाए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र है जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं। कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने हरिद्वार में औषधालय होंगे, जितने चिकित्सा होंगी, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। तो महापुरुषों की आशीर्वाद से इसी प्रकार संस्था जो है सेवा करती रहे और सभी जन कल्याण के कार्य जो है। शुभारंभ किया है क्योंकि हरिद्वार को आपदा के लिहाज से उत्तराखंड काफी संवेदनशील राज्य है। केंद्र और राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए जहां एक और तमाम दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों को आपदा के मानकों से दूर रखा गया। आपदा का मुआवजा नहीं मिलने से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र की कई समस्याएं जस की तस बनी है। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार का मामला है, नगरीय क्षेत्रों को कैसे आपदा के मानकों में लाया जाए, इसके लिए केंद्रीय स्तर पर बनी कमेटियों ने कई निर्णय भी लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी इसका परिणाम आएगा उसका लाभ नगरीय क्षेत्रों को भी मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों में आपदा के मानकों से दूर है, मुआवजा नहीं मिलने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज से 6 टन कूड़ा निकाल रहे हैं, डेली वेस्ट खत्म हो जाएगी और बाकी का कूड़ा भी खत्म हो जाएगा। उसी के बेस पे में गैसीफायर लगा देंगे, क्योंकि फंड अगर एक बार मिल गया तो उसके बेस पे हम कहीं से फंड लगा के गैसीफायर चला सकते। तो कुल मिलाकर गैस करीब 5-6 महीने से मुआवजा नहीं मिलने से लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र इससे दूर हैं। उसने बोला होगा कि महोदय आप हमेशा बार बार हमारे प्रस्ताव क्यों काटते हैं, आप हमारे यहाँ पैसे को वहां क्यों डाइवर्ट करते हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में हुए चोरियों के जल्द खुलासे और चोरियों पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर तमाम व्यापारियों ने कोतवाली में धरना दिया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला के नेतृत्व में तमाम व्यापारी किच्चा कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों का घेराव करते हुए चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा करने की मांग करी। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक पुलिस प्रशासन ने चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं किया तो वो आंदोलन करके बाजार को बंद कर देंगे और इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। सोमवार का हम दिन देखेंगे। सोमवार को अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी आप हमारे धरने का और भी देखेंगे तरीका, जिससे कि जो हमारे हाथ में है हम बाजार बंद करने की कार्रवाई करेंगे।
दीपक सर्कल के हैं, एसएसआई हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को उसको खुलासे को क्लियर कर देंगे। और हमारा दुकानदार है, कई दिन से परेशान भी था, रोज हम धरने पे बैठ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं हमें कि कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे। आज इन्होंने फुल आश्वासन दिया है, आज हम धरने पे बैठे हैं, तो उन्हें सोमवार का हमें आश्वासन दिया है और हम सारे पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। और आज हमने आश्वासन, सोमवार खुलासा नहीं होता है तो सारा व्यापारी यहाँ पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। आपको बताते चले, आने वाले समय में 14 जून से जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर के बैठक की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। वहीं 8 महीने के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा के बजट प्रस्ताव पर कैबिनेट से मुहर लगेगी। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कई विधेयक और अध्यादेशों को मंजूरी भी मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में कई विधेयक और अध्यादेशों को मंजूरी मिल सकती है। ये बैठक 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित प्रस्तावों को लेकर के काफी अहम मानी जा रही है। शुक्रवार की सुबह नागालैंड की एक युवती ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि नागालैंड निवासी 20 वर्षीय टोनचिंग नाम की एक युवती स्पा सेंटर में काम करने के लिए रामनगर आई थी और युवती अपनी 2 सहेलियों के साथ किराए के मकान में रह रही थी और स्पा का प्रशिक्षण ले रही थी। इस दौरान पानी की टंकी में लगे पाइप में दुपट्टे से फंदे लगा करके उसने फांसी लगा ली। घटना की जानकारी सहेलियों ने पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतका का नागालैंड में एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेमी ने भी गुरुवार को आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर के युवती सदमे में थी और इसी को लेकर के युवती ने ये कदम उठाया। वहीं कोतवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज मॉर्निंग छोई क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक नागालैंड की लड़की जो यहाँ किराए पर रह रही थी, उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो एक युवती द्वारा जो है अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उसका बॉयफ्रेंड ने कल पॉइजन खा के वहीं पे नागालैंड में डेथ हो गया। फिर उसने भी, उसकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ उत्तराखंड में जॉब करने के लिए आई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर वो भी यही सुसाइड करके डेथ कर गया। ऊधम सिंह नगर के किचवा कोतवाली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों ने मरीजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। झोला छाप डॉक्टरों ने बिना रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल खोल करके मरीजों के ऑपरेशन करने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लाइफलाइन अस्पताल पहुंची तो टीम के होश उड़ जाते हैं। आपको बता दें, अस्पताल में एक मरीज का पेट का ऑपरेशन किया गया, जबकि दूसरे मरीज के ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने लाइफलाइन अस्पताल में छापामार कार्रवाई करी। वहीं कार्रवाई के दौरान अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल में भर्ती किए गए दोनों मरीजों को प्रशासन की टीम ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और जांच में पता चला कि निजी अस्पताल का 2 साल से स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 साल से निजी अस्पताल का संचालन करते हुए मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है।
वाली दिक्कत थी। हाँ, फिर ऑपरेशन कर दिया है लोगों ने। ऑपरेशन करने के लिए तो कोई सर आए थे सर। हाँ, मुझे इतना पता नहीं है। रौली कला किच्छा स्थित लाइफलाइन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व भी 28 मई को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, और उस दिन भी इनके पास नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं था और इन्हें 25,000 का जुर्माना उस दिन डाला गया था 28/5/2022 को। आज पुनः निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के अंतर्गत मरीज पाए गए। एक ऑपरेट मरीज पाया गया जिसे हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा संदर्भित किया है एम्बुलेंस बुलवाकर, और पुनः देखा गया कि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। वार्डों की स्थिति दयनीय थी, गंदगी थी, ओटी में गंदगी पाई गई। अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आज इसको सील रामनगर के गांव पीरू मादरा के दर्जनों ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर के जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस दौरान समस्या के समाधान की मांग भी की है। उन्होंने अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ग्रामीणों ने यहां पर ज्ञापन देते हुए कहा कि भीषण गर्मी के चलते उनके इलाके में पिछले 7 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा और न ही विभाग की ओर से पानी की टैंकर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कुछ कर्मचारियों पर ग्रामीण इलाकों में अवैध कनेक्शन देने का भी आरोप लगाया। फिलहाल मामले में अधिशासी अभियंता 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने और टैंकर के जरिए पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रहे हैं। जल संस्थान, जल संस्थान, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, अविलंब दो, पानी दो, जल संस्थान, जल संस्थान, पानी दो, पूर्व में भी मुझे प्राप्त हुई थी, जिसमें मैं खुद गया था अपने जे साहब को लेके। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक दूसरी लाइन से ट्यूबवेल से जुड़ी हुई थी, वहाँ से इनके लिए एक लाइन सेपरेट जुड़वाई थी। उसमें कई दिनों तक पानी ठीक भी चला। जो यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं उनके द्वारा बताया भी जा रहा है कि पानी ठीक चला। अब वर्तमान में उसमें कुछ समस्या आ रही है, जो कि वहाँ संबंधित कर्मचारी जो हमारे हैं और जे साहब द्वारा बताया जा रहा है कि लाइन जो है थोड़ा बिजली का डिस्टर्बेंस भी इस वजह से दिक्कत आ रही है। उसको मैं दोबारा से भी चेक करा रहा हूँ। और सर हमारे वहाँ विगत 7 दिनों से पानी जल संस्थान द्वारा पानी आवंटित नहीं हुआ है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और 50,000 की जनसंख्या करीब वहाँ जनता पीड़ित है, प्रभावित है। और जल निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध कनेक्शन दिए गए हैं और जिन पर विभाग को मौखिक शिकायत करने पर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि हम SIT बैठाएंगे, जांच करेंगे, और गत वर्ष भी शिकायत की थी, आज भी शिकायत कर रहे हैं कार्यालय में आकर। रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड को महाराष्ट्र ने 725 रनों से हराया था। वहीं इस हार ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक और उत्तराखंड सरकार और सीएम धामी सरकार नई खेल नीति के जरिए प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच देने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों ने कथित तौर पर प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उत्तराखंड टीम के खिलाड़ी ने बताया कि वे भूख से बेचैन रहते हैं क्योंकि उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिलता, जिसके चलते उनसे कहा गया था कि वे अपने भोजन का इंतजाम कर लें। वहीं जब इस पूरे मामले पर खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा खाना नहीं मिला, ये जांच का विषय है। हम अपनी ओर से खिलाड़ियों के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहते जिससे खिलाड़ियों का खेल प्रभावित हो। तो भूख से बेहाल हैं खिलाड़ी और साथ ही साथ उनके खेल में यहाँ पर असर पड़ रहा है। सरकार की नई खेल नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब इस मामले पर खेल मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे खिलाड़ियों के लिए और हमारे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खिलाड़ियों ने यहां पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ अब इस पूरे मामले के बाद नई खेल नीति पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं।
हमारे खिलाड़ी भूखे थे अथवा हमारे खिलाड़ी को अच्छा खाना नहीं मिला। मैं समझती हूँ कि ये जांच का विषय है। सरकार को जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि 1500 की जगह पे जो है वो भत्ता 2000 रुपये कर दिया गया था, उसके बावजूद ये परिस्थितियाँ पैदा हुई। निश्चित रूप से इसका परीक्षण कराया जाएगा, इसकी जांच करी जाएगी और ऐसा क्यों हुआ। बाकी यदि रही बात खेल विभाग की, तो खेल विभाग लगातार एसोसिएशंस जो कार्यक्रम करते हैं, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो हमारा फील्ड है वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। मैंने खुद ने 5 लाख की वहाँ पर घोषणा करी और साथ साथ में उनको अनुदान भी दिया। तो मैं समझती हूँ कि खेल विभाग तो लगातार खेल नीति को लाते हुए उसका अनुपालन लगातार कर रहे हैं। हम लोग हैं, हमने अभी लक्ष्य सेन को जो है 15 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों में उनके मनोबल को बढ़ाने और साथ साथ में पुरस्कार देने और सम्मान देने के दृष्टिकोण। दिनेशपुर में कहना सेवा समिति ने 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया, जिसके लिए दिनेशपुर में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा दिनेशपुर नगर पंचायत से शुरू होकर शहर के विभिन्न वार्डों से होती हुई श्री हरि मंदिर पहुंची। इस दौरान नगर पंचायत के सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि 3 दिवसीय भागवत पाठ का आयोजन किया गया है। भागवत पाठ का उद्देश्य ईश्वर के प्रति लोगों का झुकाव हो, रोग आदि से लोगों को मुक्ति मिले। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिनेशपुर में 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं ने कलश यात्रा में शिरकत की है। 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कहना समिति ने कथा का आयोजन किया है। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। तो 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है और इस कलश यात्रा में बच्चे भी शामिल हुए हैं। तो भगवान के प्रति झुकाव को देखते हुए 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई है। भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय हमारे कथावाचक श्याम जी महाराज द्वारा 3 दिवसीय वार्ड नंबर 2 स्थित जो एक पंडाल बनाया गया है, वहाँ पे 3 दिवसीय भागवत कथा वार्ड नंबर 2 के हमारे भक्तजनों द्वारा किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।